ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या एक बार फिर युद्ध होने वाला है? क्या एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने आने जा रहे हैं? और क्या एक बार फिर पश्चिम एशिया विध्वंस की आग में झुलसने वाला है? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी की भाषा अपनाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो दुनिया को डरा रहा है और अगर युद्ध की आग फिर से भड़की तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। धमकी देना अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। अब ट्रंप ने एक और धमकी दी है। धमकी के लिए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। ट्रंप के पोस्ट की इस तस्वीर को देखिए। सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है ट्रंप की लिखी धमकी। बोल्ड में लिखा है कि तूफान से पहले की शांति। ट्रंप के इस पोस्ट को अमेरिका और ईरान के युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। ध्यान से देखें तो ट्रंप ने जो पोस्ट किया है उसमें वो एक वॉरशिप पर खड़े हैं। उनके साथ नौसेना का एक अधिकारी भी खड़ा है। ट्रंप लाल रंग की एक टोपी भी पहने हैं जिस पर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी जिस पर लिखा है ट्रंप कमांडर इन चीफ। इसके अलावा समंदर की हलचल में ईरानी झंडे वाले कई जहाज भी दिख रहे हैं। समंदर को देखकर लगता है कि ट्रंप हॉर्मुज को लेकर ईरान को धमकी दे रहे हैं। जब से ट्रंप ने ये एआई पोस्ट किया है तब से दुनिया में हलचल मची है। सवाल यही कि क्या ट्रंप फिर से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने वाले हैं? ट्रंप ने सिर्फ यही पोस्ट नहीं किया था, इससे पहले उन्होंने 2 पोस्ट किए थे। इनमें से एक पोस्ट में एनिमेटेड वीडियो के जरिए ट्रंप को हमले का आदेश देते दिखाया गया था। दूसरे पोस्ट में ट्रंप किसी हाईटेक स्पेस वॉर रूम जैसी जगह पर खड़े होकर बेहद गंभीरता से बड़ी स्क्रीन पर स्थिति की निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में सिर्फ स्पेस फोर्स लिखा है। ये 3 पोस्ट करने से एक दिन पहले जब ट्रंप चीन से लौट रहे थे तब उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ईरान पर बमबारी की बात कही थी। President, just to be clear, I mean, what's next? Is the threat of the bombing starting again? How realistic is that? I don't want to say that. I mean, I'd like to tell you. I'd like to say on a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran. I can say this with very, very strong conviction. Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. They have no chance. इस बयान में ट्रंप कह रहे हैं कि एक निश्चित समय पर बमबारी शुरू होने वाली है। तो फिर से वही सवाल, क्या फिर युद्ध शुरू होने वाला है? इसका जवाब किसी को पता नहीं, लेकिन अमेरिका में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों को नाम दिया गया है ऑपरेशन स्लेज हैमर। इससे पहले ईरान पर अमेरिकी हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर भीषण हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है। पेंटागन ने हमले के लिए विकल्प तैयार किए हैं और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। अब की बार अमेरिका के निशाने पर सैन्य ठिकाने होंगे। ईरान पर अटैक का आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे। अमेरिकी मीडिया में ये दावा भी किया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक कार्रवाई शुरू भी हो सकती है। इससे पहले चीन दौरे से लौटने के बाद ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी थी। हालांकि इस धमकी में समझौता भी था। ट्रंप ने कहा, अगर जल्द ही किसी शांति समझौते पर सहमति नहीं बनी तो ईरान को बहुत बुरे दौर का सामना करना पड़ेगा।
एक तरफ ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान ट्रंप की धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, अगर बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो ईरान अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी अरागची अमेरिका को लेकर कठोर बयान दे चुके हैं। 40 days of war, when the US became hopeless of achieving any goal in their aggression against Iran, they offered negotiation. We have no trust to Americans. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans. अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इन दोनों में टकराव की दो बड़ी वजह है, एक परमाणु हथियार और दूसरा हॉर्मुज। बातचीत भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर अटकी। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम हटाए और परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन ईरान का कहना है कि हमारे परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण काम के लिए हैं। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त जहाजों की आवाजाही के लिए हॉर्मुज को खोला जाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी तभी हॉर्मुज खुलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध संकट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये युद्ध संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल और ऊर्जा संकट के रूप में युद्ध के पहले फेज का दंश दुनिया झेल रही है। अब अगर एक बार फिर युद्ध हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। आज युद्ध की वजह से ही भारत महंगाई की मार झेल रहा है। सोचिए, अगर फिर जंग हुई और फिर मिडिल ईस्ट विध्वंस की चपेट में आया तो क्या होगा? शायद महंगाई और मंदी की मार भारत के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। और अब बात उस हादसे की जिसकी जद में आने से 68 जिंदगियां बस बाल बाल बची। इस हादसे के बाद भारतीय रेलवे की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि आज तिरुवनंतपुरम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई। आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है, लेकिन आग की जो तस्वीर सामने आई है उसने तो रेल यात्रियों को डरा के रख दिया है। इस धधकती आग के शोलों और आसमान छूते काले धुएं को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। आग ने ट्रेन के एक पूरे कोच को अपनी आगोश में ले रखा है। आसपास मौजूद लोग इस भीषण आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। जिस ट्रेन को आग ने अपने कब्जे में ले रखा है वो एक प्रीमियम राजधानी ट्रेन है। ऐसे में यह तस्वीर और गंभीर हो जाती है, साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी देर हो जाती 68 लोग जिंदा जल जाते। आज 68 परिवार मातम में डूब जाते। तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम के आलोट स्टेशन के पास की है, जहां नई दिल्ली त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई। चलती ट्रेन में धुआं और लपटें देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चंद लम्हों पहले तक जो सफर सुहाना था वो अचानक भयावह हो गया। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग ट्रेन के कोच नंबर B1 और उसके पीछे लगे सेकंड लगेज कम गार्ड वैन में लगी थी। हादसे की जानकारी के बाद कोटा जंक्शन पर हूटर बजने लगे। राहत और बचाव टीम मौके के लिए रवाना हुई। कोच नंबर B1 में 68 यात्री सवार थे। गार्ड ने आग की खबर लोको पायलट को दी।
लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। 15 मिनट में पूरे कोच को खाली करा लिया गया। B1 कोच को दूसरे कोच से अलग किया गया ताकि आग न फैले। हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। ट्रेन का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। कोच को भी ट्रेन से अलग कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद कोच में लगी आग बुझा ली गई। हालांकि इस दौरान यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात ये रही, कोई हताहत नहीं हुआ। मैं रतलाम के आलोट रेलवे स्टेशन के समीप उस रेलवे लाइन के ऊपर हूं जहां पर आज सुबह राजधानी के अंदर आग लगी थी और जिसकी 2 बोगियों को जो आग लगी थी उसके अंदर तमाम पैसेंजरों को यहां पे समय रहते निकाल लिया गया था। 60 से 70 पैसेंजर इसके अंदर सवार थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाकी ये जो मलबा है ये उन पैसेंजरों का सामान है जो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। इस तरह से ये लगेज जो था वो पूरा सवार था, सामान था जिसे यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ यहाँ पर बाइकें जो लगेज के अंदर उस ट्रेन के अंदर सवार थी उन्हें भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसे के बाद पैसेंजरों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। करीब 4.5 घंटे बाद ट्रेन को कोटा के लिए रवाना किया गया। इस घटना के कारण 8 से 10 गाड़ियां प्रभावित हुई। हालांकि सुबह 9:30 बजे फिर से रूट शुरू कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। जो 6 सदस्यीय हाई लेवल टीम का जो गठन है वो कर दिया गया है, जो कि रिपोर्ट जो है वो देगी कि आखिर ये आग जो है वो कैसे लगी, और ये रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर जो है वो उनके नेतृत्व में इस कमेटी का जो गठन है वो किया गया है। सोचिए, ये हाल तब है जब रेलवे हर साल सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। साल 2013-14 में सरकार ने रेलवे की सुरक्षा पर 39,463 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह 2022-23 में 87,327 करोड़ और 2025-26 में 1,16,470 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसका मतलब सरकार इस वक्त 2013-14 के मुकाबले 195% ज्यादा खर्च कर रही है। इसके बाद भी अगर ऐसे हादसे होते हैं तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर आज जमकर हंगामा हुआ है। ये मामला वकीलों के चेंबर से जुड़ा हुआ था। चेंबर के नाम पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हुआ तो फिर वकीलों का बवाल शुरू हो गया। वकीलों ने बुलडोजर एक्शन का जमकर विरोध किया, बाकायदा पत्थर चले, पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देश का सबसे बड़ा सूबा कुछ देर के लिए जंग के मैदान में तब्दील हो गया। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और बुलडोजर यहाँ पर गरजता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा। वो 72 के बजाय आपने 250 वकीलों का चेंबर तोड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तानाशाह सरकार हमको नहीं चाहिए। लखनऊ के कलेक्ट्रेट में रविवार की सुबह बवाल हो गया। सिविल कोर्ट के आसपास का इलाका जंग का मैदान बन गया। वकील और पुलिस आपस में ही भिड़ गए। वकीलों का पथराव और पुलिस का लाठीचार्ज, लखनऊ में यही नजारा दिख रहा था। अब मामला भी समझ लीजिए। दरअसल लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों के चैम्बर अवैध निर्माण की श्रेणी में आ रहे थे। हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया था कि वकीलों के अवैध चैम्बर हटाए जाएं। हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने स्वास्थ्य भवन और सिविल कोर्ट के आसपास बने 240 अवैध चैम्बर को तोड़ने का आदेश दिया था। वकीलों के अवैध चैम्बर पर नोटिस भी चिपकाए गए थे। वकीलों को खुद अवैध चैम्बर हटाने का वक्त भी दिया गया था। रविवार को नोटिस की मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन वकीलों ने अपने अवैध चैम्बर पर एक्शन नहीं लिया तो बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कभी जहां से जो अधिवक्ता थे वो वकील के तौर पर जो उनके केस थे उनका समाधान खोजते थे, वहां अब बुलडोजर गरज रहा है। आप देखिए ये सामने ये अधिवक्ताओं की चौकियां बनी हुई थी और इन पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सामने आपको ये बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी।
बुलडोजर एक्शन के दौरान कई अजब गजब तस्वीरें भी दिखी। एक तस्वीर देखिए, जब एक वकील ने चैम्बर टूटने के बाद लोगों में गाने के जरिए हौसला भरना शुरू कर दिया। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम लाए। अब एक और तस्वीर देखिए, बुलडोजर एक्शन से पहले ही कथित अवैध चैम्बर्स के सामने अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, लेकिन यहाँ भी बुलडोजर एक्शन हो गया। ये देखिए, चैम्बर के सामने ये टेंट लगा हुआ था और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और बुलडोजर यहाँ पर गरजता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यह अधिवक्ता ही तय करता है कि इनको सरकार किसकी बनेगी, और इन्होंने अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, उसके ऊपर जो पढ़ रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। राम के नाम पे चलने वाली सरकार राम का नाम नहीं लेने दे रही है। रामायण देखिए किस तरह बिखरा हुआ है। एक महिला अधिवक्ता, देखिए अधिवक्ताओं में नाराजगी है। ये लोग अखंड रामायण का पाठ कर रहे थे और जब प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुंची है तो उसको यहाँ पर बंद किया गया है। कार्रवाई के बाद वकीलों में गुस्सा है, अब वो आगे इसका और कड़ा विरोध करने की बात कह रहे हैं। अगला कदम बड़ा कठोर होगा और ऐसा कदम होगा कि आने वाले इतिहास में अधिवक्ताओं के साथ ये जो दुर्व्यवहार यहाँ के पुलिस प्रशासन ने करा है, ये जीवन भर याद रखेंगे। जानबूझ के अपने पर्सनल रंजिश निकालने के लिए, अधिवक्ताओं से पर्सनल रंजिश निकालने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। कुछ वकील तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कुछ चैम्बर को छोड़ दिया गया। ये तानाशाह सरकार हमको नहीं चाहिए। किसी हाईकोर्ट के आदेश पे ये जो अवमानना किया जा रहा है सिर्फ एक महिला लेडी के चक्कर में, इसके अलावा उसका भी चैम्बर अभी तोड़ा नहीं गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 72 लोगों की लिस्ट दी गई थी, वो 72 के बजाय आपने 250 वकीलों का चैम्बर तोड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई की निंदा की है। आपने अगर वकीलों के चैम्बरों पर आपने बुलडोजर चलाया, अगर हाई कोर्ट का आदेश ही था तो कम से कम आप उनके डिसेंट नोट, उनके जो असहमतियां थी उसको सुनना चाहिए था सरकार को। उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्व लाठी चलाया जाना ये बहुत अधिवक्ताओं का अपमान है। विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन सरकार का कोई रोल नहीं है, ये रोल तो जुडिशरी का है। जिस तरह वकीलों का रुख है उसको देखते हुए फिलहाल मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। वकीलों ने कल भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। सीबीएसई की नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी देश भर में बड़ी बहस का विषय बनी है। कुछ हफ्ते पहले तक ये बदलाव सिर्फ क्लास 6 के छात्रों तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब बोर्ड ने 9वीं 10वीं क्लास के लिए भी ये नया सर्कुलर जारी किया है और इसके बाद छात्रों, पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच कई सवाल खड़े हैं। क्या बच्चों पर अचानक ये नया बोझ डाला जा रहा है? क्या सच में भाषा चुनने की आजादी होगी? सबसे बड़ा सवाल, जिन बच्चों ने अभी तक कभी दूसरी भारतीय भाषा नहीं पढ़ी, उन्हें अब अचानक नई भाषा पढ़ने में परेशानी नहीं होगी क्या? सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में 3 लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्चों को 3 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इसमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इसको ऐसे समझिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। इनमें 2 भारतीय और 1 अन्य भाषा होगी। पहली भाषा छात्र की मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी। तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा होगी। हालांकि 9 अप्रैल 2026 को सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें 2026-27 से कक्षा 6 में तीसरी भाषा यानी R3 लागू करने की बात कही थी। उस समय बोर्ड ने इसे एनईपी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत फेज वाइज रोल आउट बताया था। मतलब शुरुआत केवल कक्षा 6 से होगी और यही बैच आगे बढ़ते हुए साल 2030-31 तक पूरी तरह नए सिस्टम में पहुंचेगा। लेकिन करीब 37 दिन बाद अब सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 में भी 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। 9th में आप देख रहे हैं 1.5 महीना तो ऑलरेडी निकल चुका है
इट्स ऑल तो कैसे बच्चा जुलाई से एक नए सब्जेक्ट को कोप अप कर पाएगा। और संस्कृत का और सारी भाषाओं में मतलब आप जब देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चूज़ करते हैं तो उसका वो देखते हैं कि आगे क्या यूज़ होगा, उसका कितना स्कोप है। तो अभी इस अगर उसमें देखा जाए तो फ्रेंच और जर्मन इनका दोनों का स्कोप ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू हिंदी लैंग्वेजेस का जो ये बोल रहे हैं। बोर्ड फिलहाल 19 भारतीय भाषाओं की किताबें तैयार कर रहा है, जिसमें तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी जैसी भाषाएं शामिल हैं। राहत की बात सिर्फ ये है, तीसरी भाषा यानी R3 की कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। उसकी परीक्षा स्कूल स्तर पर होगी और अंक केवल सर्टिफिकेट में दर्ज किए जाएंगे। CBSE के इस फैसले ने छात्रों और अभिभावकों की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या बच्चों पर अचानक नया बोझ डाला जा रहा है? क्या सच में भाषा चुनने की आजादी होगी? जिन बच्चों ने अभी तक कभी तीसरी भारतीय भाषा नहीं पढ़ी, उन्हें अब अचानक नई भाषा पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में साफ लिखा गया है, किसी भी छात्र को कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी और वो अपनी पसंद की भाषा चुन सकेंगे। तो अगर आपको अब जैसा CBSE बोल रही है कि आपको 2 इंडियन लैंग्वेजेस कंपलसरी है कि चूज़ करनी होगी, उसके साथ में और लैंग्वेजेस भी आप चुन सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप फ्रेंच भी पढ़ना चाहते हैं तो एज एन एडिशनल लैंग्वेज यानी 4th लैंग्वेज के तौर पे पढ़ सकते हैं। क्या वो ठीक होगा आपके लिए? नहीं, क्योंकि एक तो रिटर्न वर्क भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर उसके बाद पेपर्स में भी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जो टीचर्स होंगे उनका भी शेड्यूल होता है, तो हमारे गेम्स के पीरियड भी अरेंजमेंट ले लेंगे, वो भी बहुत सारे फिर बर्डन हो जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है फिर जो समर वेकेशंस में, तो वो गलत है। वैसे चुनौती स्कूलों के सामने भी है। CBSE ने स्कूलों को 30 जून 2026 तक ओएसिस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा की जानकारी अपडेट करने को कहा है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। कैसे भेज दें अपनी बेटी को ऐसे ही, लेना तो है हमें। के बिना तो शादी भी अधूरी है, कोई भी फंक्शन अधूरा है। उसके घर में शादी है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। वो देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसी देश में सोना संकट की सबसे बड़ी कहानी बन गया है। कीमतें आसमान पर हैं, बाजार में उबाल है और आम आदमी के चेहरे पर सवाल, आखिर ये सोना इतना दुर्लभ कैसे हो गया? प्रधानमंत्री नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई ताकि विदेश से सोना कम आए, लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि सोना खरीदना जरूरत से ज्यादा भरोसे का नाम बन चुका है। कभी सोना ताकत था, आज वही सोना तनाव बन गया है। यह सिर्फ गहनों की बात नहीं, यह उस सिस्टम की सच्चाई है जहां भरोसा, बचत और भविष्य तीनों सोने के दाम पर टंगे हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ बाजार का खेल है या लोगों की दीवानगी, जहां सोने की जबरदस्त खरीद ने ये हालात पैदा कर दिए हैं? क्योंकि भारत के पास सोने के भंडार तो हैं, लेकिन नीति, लागत और तकनीकी वजहों से सोने का खनन बहुत सीमित है। इसीलिए कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज सोने के लिए विदेशों पर निर्भर है। और सबसे बड़ा गोल्ड शॉक यही है कि जिस सोने को भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता है, वही सोना आज भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे भारी पड़ता जा रहा है। एक दौर था जब भारत की पहचान सिर्फ उसकी आबादी या सभ्यता से नहीं, उसकी समृद्धि से होती थी। सोना यहां सिर्फ गहना नहीं, दौलत, सम्मान
और सुरक्षित भविष्य की निशानी माना जाता था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। वही सोना अब देश की सबसे बड़ी बेचैनियों में शामिल हो गया है। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। सोने की चमक से कोई अछूता नहीं है, लेकिन हर बढ़ती कीमत के साथ वो सपना आम आदमी से और दूर होता जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तरफ अपील की तो दूसरी तरफ सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ताकि महंगे सोने की खपत घटे और विदेशों से आयात कम हो। नतीजा, सोना खरीदने वालों पर संकट। हमारे लिए गोल्ड एट ए टाइम ही हमने खरीदना होता है जब हमारी बेटियों की शादी होती है, बच्चों की। इधर हमने 2 सेट डालने थे, हम एक के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने अपील तो ठीक की है, गोल्ड नहीं लेना चाहिए हमें, बट हमें शादियां भी करनी है बच्चों की, क्या करें। में शादी है तो शादियों में तो सोना सब चलता ही है, तो लेना तो है ही हमें। मोदी जी ने मना किया है गोल्ड खरीदने से, लेकिन घर में शादी है तो 10 लाख का नहीं तो 2 लाख का तो लेंगे। माँ अपनी बेटी के गहनों का हिसाब लगा रही है। पिता शादी के खर्च से घबराया बैठा है और निवेशक दुनिया के डर के बीच सोने में अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ बाजार का नहीं है, सवाल उस देश का भी है जो सदियों से सोने को सिर्फ धातु नहीं, भरोसा मानता आया है। तभी तो लोगों के घरों में 34,000 टन सोना पड़ा है। सोने पर भरोसे की तस्वीर ये है कि देश का 70% सोना उन परिवारों के पास है जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, और सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले अमीरों के पास देश के कुल सोने का 2% से भी कम हिस्सा है। यानी अमीर नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग के पास सोना है। यही वजह है कि सोना कम खरीदने के लिए कहना आसान है, लेकिन लागू करना मुश्किल। अब जबकि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो इस बड़ी कीमत से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होना चाहिए था। जैसे परिवार की संपत्ति बढ़ती और लोग ज्यादा खर्च करते। लेकिन भारत में सोने की कहानी थोड़ी अलग है। भारत में ज्यादातर सोना निवेश से ज्यादा जमा करके रखने की चीज बन जाता है। यानी करोड़ों रुपए का सोना लॉकरों और तिजोरियों में बंद पड़ा रहता है। वही पैसा अगर बैंकों में जमा होता, कारोबार, शेयर बाजार या बॉन्ड में लगता, तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता। धरती की गहराइयों से निकलकर बाजार की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले इस सोने की कहानी में चमक भी है, संघर्ष भी, वैभव भी है और बेचैनी भी। आज हम आपको दिखाएंगे सोने की उसी दुनिया का सच, जहां जमीन के नीचे अंधेरी सुरंगों से शुरू होकर देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है एक चमकदार लेकिन भारी कहानी। भारत में सोना सिर्फ खरीदा ही नहीं जाता, निकाला भी जाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड यानी सीमित पैमाने पर। इसीलिए जो आप सोना खरीदते हैं, गहने, सोने के बिस्किट, वो आते कहां से हैं, बनते कैसे हैं, इसे जानना भी आपके लिए जरूरी है। देश में इस वक्त सोने की सबसे बड़े एक्टिव गोल्ड माइन कर्नाटक के रायचूर में है, हुट्टी गोल्ड माइंस, जो हुट्टी और हीरा बुद्धिनी खदान से सोना निकाल रही है। जमीन के अंदर गहरी सुरंगें बनाई जाती हैं, फिर मशीन से छेद करके विस्फोट किया जाता है। चट्टान टूटकर ढेर में बदल जाती है। टूटी चट्टानों को ट्रॉली, लिफ्ट से ऊपर लाया जाता है। इसके बाद बड़े पत्थरों को मशीनों से छोटे टुकड़ों और फिर महीन पाउडर में बदला जाता है, क्योंकि जिस पत्थर को बाहर निकाला जाता है उसमें सोना बहुत कम मात्रा में होता है। टन के हिसाब से पत्थर तोड़ने पर सिर्फ कुछ ग्राम सोना निकलता है। फिर शुरू होती है असली रासायनिक प्रक्रिया। साइनाइड जैसे केमिकल्स की मदद से सोने को पत्थर और मिट्टी से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोना एक घोल यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। केमिकल प्रोसेस से सोने को उस घोल से बाहर निकाला जाता है, जबकि मिलर प्रोसेस में क्लोरीन गैस के जरिए अशुद्धियां हटा दी जाती हैं।
फिर 1064 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सोने को पिघलाकर गोल्ड बार यानी सोने की सिल्लियों में ढाल दिया जाता है। हर बार लैब टेस्टिंग होती है, उसके बाद सर्टिफिकेशन मार्क और सीरियल नंबर लगाया जाता है जो 24 कैरेट का होता है। यानी जो सोना बाजार में चमकता दिखता है उसके पीछे सिर्फ कीमत नहीं बल्कि धरती की गहराइयों से लेकर केमिकल, मशीन और आग तक का लंबा सफर छिपा होता है। बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF इस देश की सबसे बड़ी सोने की खदान। एक वक्त ऐसा था जब इस देश का 95% सोना इसी खदान से निकलता था। ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में भारत सोना निर्यात करने वालों में 6ठे नंबर पर पहुंच गया था, लेकिन 25 साल पहले 2001 में यहां गोल्ड माइनिंग बंद कर दी गई क्योंकि एक टन में 47 ग्राम सोना देने वाला KGF 2001 आते आते एक टन में केवल 3 ग्राम सोना निकालने लगा। हालांकि अभी देश के सबसे बड़े हुट्टी गोल्ड माइंस में एक टन में महज 2.7 ग्राम सोना निकलता है। कर्नाटक के इस गोल्ड माइंस के अलावा देश में बहुत सीमित स्तर पर अभी सोना निकाला जा रहा है। झारखंड के सिंहभूम में माइनिंग हो रही है तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में माइनिंग लीज मिली है और यही वजह है देश में सोने के उत्पादन और बिक्री में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के सालाना सोने का उत्पादन करीब 1.6 टन होता है जबकि खपत 800 टन से ज्यादा है, यानी बिक्री का 0.25% भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। 2025-26 में यानी पिछले साल रिकॉर्ड $72 मिलियन के सोने का आयात हुआ। रुपए में हिसाब करें तो 6.5 लाख करोड़ रुपए। भारत में सोना बहुत कम निकल रहा है, इसीलिए देश को अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया में हमेशा इतना सोना मिलता रहेगा? क्या धरती के नीचे सोने का खजाना कभी खत्म नहीं होगा? असल में दुनिया का ज्यादातर सोना पहले ही जमीन से निकाला जा चुका है। 2025 के अंत तक दुनिया में करीब 2,20,000 टन सोना निकाला जा चुका है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गहनों के रूप में लोगों के घरों में पड़ा है। करीब 44% यानी 98,000 टन सोना ज्वेलरी के तौर पर है, जबकि करीब 23% सोना ईंट, सिक्कों, गोल्ड ETF में निवेश के तौर पर रखा गया है, जबकि 18% सोना दुनिया के सेंट्रल बैंक के पास जमा है। अब जमीन के अंदर ऐसा सोना जिसे मौजूदा तकनीक से आसानी से निकाला जा सके वो सिर्फ 55 से 64,000 टन ही बचा माना जा रहा है। हर साल दुनिया में 3,000 से 3,700 टन नया सोना निकलता है, यानी मौजूदा रफ्तार रही तो ये सोना सिर्फ अगले 15 से 20 साल की जरूरत जितना बचा है। मतलब सोने की चमक भले ही हमेशा बनी रहे, लेकिन धरती के अंदर उसका भंडार लगातार घट रहा है। इसके बावजूद चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है और सोने का मोह ऐसा है कि अब गहनों के साथ साथ निवेश के लिए भी डिमांड हाई हो रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सोने की ग्लोबल डिमांड में भारत दूसरे नंबर पर है। 26% सोने की डिमांड भारत से जाती है। पिछले 5 साल का औसत 23% था। चीन करीब 28% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर है। इस साल की पहली तिमाही में सोने की डिमांड 10% बढ़कर 151 टन हो गई। इस खपत के 2 हिस्से हैं, जिसमें गोल्ड बार और सिक्के की डिमांड 34% बढ़कर 62 टन पर पहुंच गई, जबकि ज्वेलरी की डिमांड 66 टन रही, यानी निवेश और गहने के लिए डिमांड लगभग बराबर हो चुकी है। यानी अब भारतीय परिवार केवल पहनने के लिए नहीं बल्कि भविष्य की चिंता करके भी तेजी से सोना जमा कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना है। मौजूदा कीमतों के हिसाब से इसकी वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी करीब 425 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। IMF के अनुसार भारत की GDP करीब 4.1 ट्रिलियन है, यानी देश के घरों में रखा सोना अब भारत की साल भर की पूरी आर्थिक उत्पादन क्षमता से भी ज्यादा मूल्य का हो चुका है। भारत में सोना केवल आभूषण नहीं, ये बचत,
सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुरक्षा और संकट के समय सहारा भी बनता है। और यही वजह है कि घरेलू सोने का करीब 75 से 80% हिस्सा आज भी ज्वेलरी के तौर पर रखा जाता है। फिर देश में शादी और त्योहार का सीजन अभी आने वाला है, तब पता लगेगा कि पीएम मोदी की अपील का कितना असर पड़ा। क्योंकि पूजा की थाली से लेकर दुल्हन की विदाई तक जिस देश में सोना परंपराओं में बसा हो, वहाँ खरीद का अचानक रुकना मुश्किल लगता है। मोदी जी ने ना तो बोला है गोल्ड मत खरीदो, बट हम लोग घर का शादी है तो इसीलिए अभी ज्यादा नहीं मगर थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो अभी हम इतना छोटा सा ले रहे हैं। शादी ब्याह में तो बहुत ज़रूरी होता है सोना लेना, तो थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा तो नहीं ले सकते लेकिन थोड़ा बहुत तो लेके ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास गोल्ड रिजर्व का संकट है। आरबीआई ने पिछले एक साल में 168 टन सोना खरीदा और मार्च 2026 तक उसके पास कुल 880 टन सोना हो गया। इनमें से करीब 77% भारत में रखा गया है, 680 टन, जबकि 200 टन विदेश में रखा हुआ है। लेकिन कहानी सिर्फ आरबीआई के खजाने तक सीमित नहीं। भारत में सोना सिर्फ तिजोरियों में नहीं, आस्था में भी रखा हुआ है। देश के घरों के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा सोना मौजूद है तो वो है मंदिर। जहां सदियों से चढ़ाव के रूप में जमा होता आया सोना आज भी देश की सबसे बड़ी अनछुई संपत्तियों में गिना जाता है। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या संकट के वक्त मंदिरों का सोना देश के काम आ सकता है? भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी इस देश के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि दुनिया हैरान रह जाती है। तिरुमला से पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक, अंबाजी से केरल के बड़े देवस्थान, सदियों की आस्था ने यहां सोने का ऐसा भंडार खड़ा किया है जिसकी कीमत लाखों करोड़ में आंकी जाती है। लेकिन जब देश में सोने का आयात लगातार बढ़ रहा हो, विदेशी मुद्रा पर दबाव हो और सरकारें आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही हों, तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या मंदिरों का सोना देश के काम आ सकता है? क्या सरकार इस सोने का इस्तेमाल कर सकती है? और अगर कर सकती है तो कितनी हद तक? सच्चाई यह है कि भारत सरकार मंदिरों का सोना सीधे अपने कब्जे में नहीं ले सकती, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाएं संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अधिकार रखती हैं। यानी सरकार जबरन सोना नहीं ले सकती, लेकिन सहमति से रास्ता जरूर निकाल सकती है। इसी सोच के तहत सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई, जिसमें मंदिर अपना अतिरिक्त और इस्तेमाल में न आने वाला सोना बैंकों में जमा कर सकते हैं। यानी ऐसा सोना जो पूजा में इस्तेमाल नहीं होता या जो सिर्फ तिजोरियों में पड़ा रहता है। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट हजारों किलो सोना एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों में जमा करा चुका है। सोमनाथ, अंबाजी और त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड जैसे संस्थान भी इस योजना से जुड़ चुके हैं। और वही सोना ज्वेलरी उद्योग या बाजार तक पहुंचता है। यानी सरकार की कोशिश यह है कि देश में पहले से मौजूद सोने का इस्तेमाल बढ़ जाए ताकि विदेशों से कम सोना मंगाना पड़े और डॉलर की बचत हो। किसी न किसी तरीके से भारत सरकार को कोई जरिया ढूंढना चाहिए कि इसका इस्तेमाल देश के काम में लाया जाए। आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मंदिरों को दिया जा सकता है, उससे मंदिरों की आमदनी होगी। वो मंदिर की एक असेट है। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये की जा सकती है कि उन मंदिर से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप इस सोने को बाजार में बेच दें ताकि गोल्ड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ये चैलेंज है। देश के मंदिरों में कितना सोना है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स पिछले एक दशक से लगातार यही इशारा करती रही हैं कि भारतीय मंदिरों में हजारों टन सोना मौजूद हो सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हवाले से 10 साल पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर छापी कि देश के मंदिरों में 3 से 4 हजार टन सोना है, जिसकी कीमत आज के लिहाज से 64 लाख करोड़ रुपए होगी। यानी भारत में सोना सिर्फ लोगों के घरों में नहीं, आस्था के केंद्रों में भी बड़ी मात्रा में जमा है। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था
जब देश के पास जरूरी सामान खरीदने तक के डॉलर नहीं बचे थे। साल था 1991। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा था और आर्थिक संकट इतना गहरा गया कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अप्रैल 1991 में सरकार ने तस्करों से जब्त 20,000 किलो सोना स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक को बेचकर करीब 20 करोड़ डॉलर जुटाए। ये सोना देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा था, जिसे रातों रात स्विट्जरलैंड भेज दिया गया, लेकिन इससे मिलने वाली राहत नाकाफी थी। इसके कुछ ही महीनों बाद जुलाई 1991 में आरबीआई ने करीब 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा। इससे लगभग 1100 करोड़ रुपए भारत को मिले। वो तस्वीर आज भी भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे कठिन पलों में गिनी जाती है, जब अपने ही सोने को विदेश भेजकर देश ने आर्थिक सांसें बचाई थी। लेकिन ये बात छिप नहीं सकी। सरकार की इस खुफिया कार्रवाई की रिपोर्ट अखबार में छप गई। जिस विमान से सोना भेजा गया उसकी तस्वीर भी देश के सामने आ चुकी थी। मैं गया एयरपोर्ट पर और मैंने देखा जहाज को। फिर हमने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता लगाया एटीसी से कि कहाँ जा रहा है, इसमें लोड क्या है। फिर वहाँ पर नीचे हमने अजीब सा दृश्य देखा। मैंने देखा कि आरबीआई के बड़े सारे वैन्स खड़े थे और बहुत सारी सिक्योरिटी थी। तो कस्टम्स के अफसरों ने मुझे कहा कि इतनी सिक्योरिटी कभी दिखाई नहीं देती थी, उन्होंने देखा ही नहीं। तो हमने सारा कुछ जब तहकीकात करके तो पता एकदम कंफर्म ही हो गया, समझिए कि यहाँ से सोना बाहर ले जाया जा रहा है। हालांकि आरबीआई ने कुछ महीनों बाद ही ये कर्ज चुका दिया और सोना वापस ले आया गया, लेकिन 1991 का वो संकट आज भी एक चेतावनी की तरह याद किया जाता है कि जब अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो सबसे आखिर में भी सोना ही देश के काम आता है। हिंदुस्तान में सोने का मुंह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन विदेशी मुद्रा का बोझ घटाना भी जरूरी है। सरकार का अनुमान है कि सोना, कच्चा तेल, खाद्य और विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च को अगर 25% तक कम कर दिया जाए तो $60 बिलियन की बचत होगी, जिससे 5 महीने का कच्चा तेल खरीदा जा सकेगा। इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट का हिस्सा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील, फिर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% और अब सोने के आयात के नियमों को भी कड़ा कर दिया गया है। इसके बाद सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट नियमों को सख्त करते हुए एक लाइसेंस पर 100 किलो सोने की सीमा तय कर दी। सरकार चाहती है कि कंपनियां उतना ही सोना मंगाएं, जितना वो वास्तव में गहने बनाकर निर्यात कर सकें। सोना सिर्फ गहना नहीं, भरोसा है, परंपरा है, सुरक्षा है और भावनाओं से जुड़ा हुआ निवेश है। यही वजह है कि सरकार जब सोने का आयात घटाने की बात करती है तो चुनौती सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी होती है। एक तरफ सरकार चाहती है कि विदेश से कम सोना आए, डॉलर बचे, व्यापार घाटा घटे, लेकिन दूसरी तरफ वो भारतीय समाज है जहां बेटी की शादी से लेकर बुरे वक्त की बचत तक सोना सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। यानी सोना अब दो-धारी तलवार बन चुका है। जितना ज्यादा सोना घरों में जमा होगा, उतनी ही विदेशों पर निर्भरता बढ़ेगी। लेकिन सदियों पुरानी सोच सरकारी अपीलों से आसानी से नहीं बदलती। फिर भी एक कोशिश हुई है। आंकड़े बताएंगे कि राष्ट्रहित में सोने की चमक फीकी पड़ती है या फिर विदेशी मुद्रा का बोझ घटाने के लिए सरकार कोई और रास्ता लेकर आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।